Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So, in this video, I will be telling you some important questions of Industrial Laws, Unit 2. So, the first question is define and differentiate between principal employer and immediate employer under ESI Act 1948। तो यहाँ पे आपसे बोला है पहले डिफाइन देन डिफरेंशिएट। तो पहले डिफाइन करना कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या होता है, इमीडिएट एम्प्लॉयर क्या होता है, देन उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ना टैबुलर फॉर्म में। लेकिन अगर आपको टैबुलर फॉर्म में नहीं करना है तो आप सिंपली दो अलग अलग पैराग्राफ्स लिख सकते हो। पैराग्राफ में बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब वो पॉइंट्स में आंसर होना चाहिए। बस एक रनिंग पैराग्राफ मत लिखना, वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है और एग्जामिनर उधर मार्क्स ज़रूर कट करता है। तो इट्स बेटर पॉइंट्स में आंसर लिखो या फिर टैबुलर फॉर्म में। ठीक है, अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन से सेक्शंस में डिफाइन किया गया है वो ज़रूर लिख देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट एज यूज्ड इन एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो डिपेंडेंट का मतलब बताना है कि डिपेंडेंट कौन होता है। डिपेंडेंट वो होते हैं ना रिलेटिव्स, जो एक डिसीज्ड जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको बोलते हैं। और फिर डिपेंडेंट कौन कौन हो सकते हैं, जैसे विडो होता है ना। ऐसे 4-5 पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ESI Act 1948 provide for the adjudication of disputes and claims। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है कि जो भी ESI एक्ट के अंडर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उसके लिए एक अलग से कोर्ट है, दैट इज़ एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट। और सिविल कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, और ये जो हमारा एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट होता है ये स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। और कौन कौन से डिस्प्यूट्स जो इसमें आते हैं आपको पहले वो लिखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप क्लेम्स लिखना। देन एंड में एक चीज़ और लिख देना कि अगर जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व नहीं होता है या दोनों पार्टीज में से एक पार्टी फुली सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकती है विद इन 60 डेज। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो यहाँ पे आपको सारे प्रोविजंस जो विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन है वो लिखना है। पहले ये लिखना है कि रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या रहता है दोनों का, देन टाइम कितना रहता है, पीरियड कितना रहता है, बेनिफिट क्या होता है, किस मैनर में किस टाइम लिमिट में पेमेंट करनी होती है इस कंट्रीब्यूशन की। फिर डैमेजेस लिख सकते हो फॉर द लेट पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर एक चीज़ और लिख सकते हो कि एम्प्लॉयर्स का ऑब्लिगेशन क्या होगा इन कनेक्शन विद द कंट्रीब्यूशन। तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन, वो लिखने हैं आपको यहाँ पे बस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज मेडिकल बेनिफिट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हाट आर इट्स ड्यूटीज अंडर द ESI एक्ट 1948 एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि एक हमारा जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है वो कैसे बनता है। उसमें एक चेयरपर्सन होता है या चेयरमैन कह सकते हो, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल होता है, फिर कमिश्नर होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं, है ना, जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। अराउंड आपके होंगे वो 7 to 8 पॉइंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लिखना है रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। जो ये काउंसिल बनती है उसका फंक्शन या रोल क्या है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो यहाँ पे आपको सिंपली डिफरेंस लिखना है, वेदर इन टैबुलर फॉर्म या फिर अलग अलग से समझा सकते हो इन पॉइंट्स। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और आ जाती है कि आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन एम्प्लॉयमेंट इंजरी। फिर आपको बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएट करो बिटवीन पार्शियल एंड टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं हमारे ESI एक्ट के। देखो, लॉ के जो पेपर होते हैं ना उसमें जो आप भी लॉ पढ़ रहे होते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, इसे क्यों बनाया गया था। ये तो मेन चीज़ है। तो
वैसे ये जो हमारा इंश्योरेंस वाला है ना, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके इंडस्ट्रियल लॉ के हिसाब से, तो अच्छे से करके जाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग कमिटी, सेकंड इज मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन। तो यहाँ पे सिंपली आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन, दिस इज पार्ट ऑफ यूनिट 5। ठीक है, इस यूनिट का पार्ट नहीं है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे ऐड हो गया है। तो फर्स्ट टू जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल से तो क्वेश्चन ही आ जाता है अलग से, है ना, तो आपका शॉर्ट नोट भी आ सकता है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल से और बाकी स्टैंडिंग कमेटी से। एक चीज़ और है, फैक्ट्री जो है ना, फैक्ट्री कैसे डिफाइन किया गया है आपके इंडस्ट्रियल लॉ में, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में, वो चीज़ भी देख लेना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि पेपर समझ ही नहीं आया। देखो पेपर जब भी समझ आएगा जब आपको एक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी है अच्छे से आपको, तो ही आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और ग्रेजुएशन में यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको सारे डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाएं। जब भी आपका थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा होता है ना जो रियलिटी से आप यू कैन कनेक्ट दैट, है ना, तो उधर तो आपका बिल्कुल आप यही सोचो कि आपको थोड़ा सिचुएशन बेस्ड या फिर कोई कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए जाते। ऐसे ही इंडस्ट्रियल लॉ में भी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी ना कुछ कुछ चीज़ों की, तो वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको पता है कि डिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है, डिपेंडेंट की अच्छी वाली अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये वाला आंसर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, decide whether the following persons can be considered as dependent of an employee under ESI Act 1948. The first one is a widowed stepmother age 80 years, widowed daughter-in-law age 27 years, and adopted unmarried daughter age 32 years. इस क्वेश्चन को या तो आप डायरेक्टली पार्ट वाइज अटेम्प्ट कर सकते हो कि यस, फर्स्ट वाला जो विडो स्टेप मदर है वो भी हमारा डिपेंडेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा, फिर सेकंड वाला भी कंसिडर किया जाएगा, थर्ड वाला भी कंसिडर किया जाएगा, और उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो दे दोगे आप। ठीक है, या फिर आप पहले डिपेंडेंट जो वर्ड है ना वो समझा सकते हो, फिर उसके बाद आप ये तीनों पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो जो डिपेंडेंट वर्ड का एक्सप्लेनेशन है ना, उसका कोई मार्क्स होगा नहीं वैसे एग्जाम में, तो आप डायरेक्टली अपना पार्ट वाइज स्टार्ट कर दो। जैसे फर्स्ट है ना कि विडोड स्टेप मदर, तो आप लिखोगे यस, विडोड स्टेप मदर जो है कंसिडर किया जाएगा उसे डिपेंडेंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर दिस एक्ट, क्योंकि जो स्टेप मदर है विडोड, इसको भी हम एज अ मदर ही ट्रीट करेंगे, और जो मदर होती है वो हमारा इस एक्ट में एज अ डिपेंडेंट कंसिडर की जाती है। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरे वाले के लिए विडोड डॉटर इन लो, उसको भी कंसिडर किया जाएगा, यस। फिर आपका थर्ड पार्ट है अडॉप्टेड अनमैरिड डॉटर, यस, उसे भी आप डिपेंडेंट अंडर दिस एक्ट कंसिडर करोगे। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो घबराओ नहीं, आराम से चिल मारो, पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसे समझो कि कौन से कंसेप्ट से दिया गया है और मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ। ठीक है, या लिख सकता हूँ। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।